नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, फिर से हमारी श्रृंखला एनसीईआरटी और आरवीएससी की आज दूसरी क्लास है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले ही क्लास में हम कुछ चर्चा कर चुके हैं और उससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके एनसीईआरटी और आरवीएससी से मिक्सअप जो क्वेश्चन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप ग्रेड सेकंड की तैयारी करें, फर्स्ट की तैयारी करें या रीट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से क्लास आपके लिए महत्व उपयोगी होने वाली है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, कुछ प्रश्न हमने यहाँ क्लास 6 से लिए हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास 6 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरंभिक लोग किस नदी के किनारे रहते थे? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे। मित्रों, ये क्लास आपके लिए केवल रिवीजन की क्लास है, तो जल्दी जल्दी से हम प्रश्नों को एक अभ्यास के रूप में पढ़ेंगे हम। आरंभिक लोग किस कार्य में कुशल थे? तो दोस्तों, कुशल संग्राहक थे। किस तरह के लोग थे? पहले कुशल संग्राहक थे। 8,000 वर्ष पुराने गेहूं तथा जौ फसल के उत्पादन की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से मिलती है। याद रखना है हमें, 8,000 वर्ष पुराने गेहूं तथा जौ की फसल के उत्पादन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कौन सी पहाड़ियों से? किरथर पहाड़ियों से मिलती है। यहाँ के निवासियों ने किन पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया? तो ध्यान रखना, भेड़, बकरी, गाय और बैल, इन पशुओं को पालतू बनाने का कार्य सबसे पहले किया था। 8,000 वर्ष पूर्व लोग जहाँ रहा करते थे उस स्थान को कहा जाता था, उस स्थान को क्या कहा जाता था? गांव कहा जाता था। कृषि का विकास कहाँ हुआ था? तो उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के आसपास। किसका विकास? कृषि का जो विकास है सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में मध्य पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में। चावल सर्वप्रथम कहाँ उपजाया गया? तो विंध्य पर्वत के उत्तर में चावल सर्वाधिक या सर्वप्रथम जो उपजाया गया। गंगा और उसकी सहायक नदियों के तटवर्ती किनारों पर नगरों का विकास कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था भाई। गंगा और उसकी सहायक नदियों के तटवर्ती किनारों पर नगरों का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर कब फले फूले? तो 4700 वर्ष पूर्व फले फूले। अपने देश के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? इंडिया अर्थात भारत, अर्थात इंडिया और भारत का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किस शब्द से लिया गया है या निकला है? तो इंडस शब्द से ये निकला गया है। मित्रों, अगर आप इनसे संबंधित 6 से 12 से संबंधित अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते थे, नंबर पे आप कांटेक्ट भी हमसे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें। अगला पार्ट, देखिए, इंडस शब्द का संस्कृत में क्या अर्थ है? इंडस शब्द का संस्कृत में जो अर्थ होता है वो होता है सिंधु। 2500 वर्ष पूर्व भारत या 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाली ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? हिंदू कहा। किसने कहा था? ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा भाई? हिंदू कहा, अथवा इंडोस भी कहा। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित प्रदेशों को क्या कहा गया? सिंधु नदी के पूर्व में स्थित प्रदेशों को इंडिया कहा गया। उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भरत शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। दोस्तों, आपने हमें टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे नोट्स की पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी निःशुल्क। अतीत की जानकारी के लिए स्रोत कौन कौन से हैं? तो पांडुलिपि के माध्यम से, लिखित स्रोत के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से, पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से हम पुरानी जो जानकारी उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगला जो आपका प्रश्नों की श्रृंखला है ये रिपीट हुई है, एक बार इसको चेंज कर लेते हैं अपन। ये देखिए, हड़प्पा के लोग जो पत्थर की मोहर बनाते थे उस पर किसके चित्र बने होते थे? जानवरों के चित्र बने होते थे भाई। हड़प्पा के जो लोग थे किस पर पत्थरों की मोहर जो बनाते थे उस पर किसके चित्र अंकित होते थे? जानवरों के। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन पर किस रंग का उपयोग किया जाता था? काला और लाल रंग का उपयोग किया जाता था। कौन सी सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में
जो मिट्टी के जो बर्तन होते थे उन पर काले और लाल रंग का उपयोग देखने को मिलता है। 7000 साल पहले कहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है मेहरगढ़ से। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। कपास की खेती के जो साक्ष्य हैं वो सबसे पहले कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस स्थान से चांदी का एक फूलदान का ढक्कन, कुछ तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो ये भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से, फूलदान और तांबे की वस्तुएं। हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? तो राजस्थान तथा पश्चिम एशिया देश ओमान से, राजस्थान से आयात किया जाता था। और कहाँ से? पश्चिम एशिया का जो देश है कौन सा? ओमान से ये जो तांबा है वो आयात किया जाता था, अर्थात लिया जाता था। आयात से मतलब लिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में टीन का आयात कहाँ से किया जाता था? तो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से वही आयात किया जाता था। कौन सा? टिन का। सोने का आयात कहाँ से किया जाता था? आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। सोने का आयात कहाँ से किया जाता था? आधुनिक कर्नाटक से। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आयात करते थे? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। क्या चीज़? बहुमूल्य जो पत्थर है उनका जो आयात किया जाता था कहाँ से? गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से उसका आयात किया जाता था। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। देखिए भाई, गेहूं और दलहन के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गुफक्रॉल आधुनिक कश्मीर से। गुफकराल आधुनिक कश्मीर से किसके? गेहूं और दलहन के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी आदि के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज़होम से। आधुनिक कश्मीर, बुर्ज़होम जिसे आधुनिक में क्या, वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? कश्मीर से किसके? गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी आदि के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? बुर्ज़होम, जो आधुनिक कश्मीर अब कहलाता है। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल आदि के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद, आधुनिक बिहार से इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर आदि के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपको थोड़े से अजीब व गरीब लग रहे होंगे, लेकिन ये आपके ऐसे के ऐसे आपकी जो बुक्स हैं उनमें दिए हुए हैं। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर आदि के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पैथम, पल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। बुर्ज़होम में किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास के। बुर्ज़होम में किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास के साक्ष्य आपके प्राप्त हुए हैं। कहाँ से सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाने तथा भेड़ बकरी पालन करने के प्रमाण मिलते हैं? तो सबसे पहले बोलन दर्रा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के इलाके से, मेहरगढ़ से। ये पहले भी आया था मेहरगढ़। और निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है, जौ और गेहूँ की सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? मेहरगढ़ से। चलिए भाई, मेहरगढ़ में कपास की खेती कब की गई? आपको पता है कपास के साक्ष्य मेहरगढ़ से, और ये कब मिले थे हमें? 7000 साल पहले, 7000 साल पहले या पूर्व में मिले हैं। नगरों का आरंभ कब हुआ? 4700 साल पहले। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर आप संपर्क करें। लगभग 360 पेज की पीडीएफ है, वो आपको निःशुल्क मिलेगी 6 से 12 तक की, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो। हड़प्पा के नगरों की शुरुआत कब हुई? 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास कब हुआ? 2500 साल पहले। वेद कितने आप सभी को पता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कितने वेद हैं? 4 वेद होते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कब है? 3500 साल पुराना वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1000 से ज़्यादा हैं। ऋग्वेद में लिखित प्रार्थनाएं क्या कहलाती हैं? सूक्त कहलाती हैं। लिखित जो प्रार्थनाएं वो क्या कहलाती हैं? सूक्त कहलाती हैं। सूक्त शब्द का अर्थ क्या है? अच्छी तरह बोला गया। सूक्त का शब्द का अर्थ क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन से थे? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता मुख्य देवताओं की श्रेणी में आते थे। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद की जो भाषा कौन सी है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। जनता या पूरे समुदाय के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त होते थे? जन और विष। जनता और पूरे समुदाय के लिए कौन शब्द जन का और किसका प्रयोग किया जाता था? विष का प्रयोग किया जाता था। महापाषाण कब्र की प्रथा कब शुरू हुई? लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। कब्र बनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित है? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में ये जो कब्र बनाने की जो प्रथा है वो प्रारंभ हुई थी। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, कुछ और प्रश्न भी हमारे इस श्रेणी में बाकी हैं। मानव के बसने की प्रक्रिया आरंभ हुई 12000 साल पहले।
मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ 8000 साल पहले। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांत में मुख्यतः कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के। कौन कौन? आधुनिक पाकिस्तान में पंजाब सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले मित्रों? हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा के नगर कितने भागों में बटे हुए थे? 2 या उससे ज़्यादा भागों में, मुख्य रूप से 2। महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। स्नानागार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। किन नगरों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल से, दोनों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कौन से नगरों से भंडार गृह के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से भंडार गृह के साक्ष्य हमें मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के भवन, नाली और सड़कें, घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले, आंगन की चारों ओर कमरे, अधिकांश घरों के अलग अलग स्नानागार और कुआं होते थे। नालियाँ ढकी हुई होती थी जिससे घरों में नाले जोड़े जाते थे और जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, अर्थात जहाँ पर नालियों का पानी क्या कर लिया जाए? एकत्रित कर लिया जाए। हड़प्पा के शिल्पकार अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांच, सोने और चांदी जैसी धातु का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे आकर्षक वस्तु क्या मिली? मन के बात और फलक। दोस्तों एक बार आपको पुस्तक जरूर पढ़नी है। पुस्तक अगर आप पढ़ोगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे। पुरोहित ने लोगों को कितने वर्णों में विभक्त किया है? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 में विभक्त किया है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप इन क्वेश्चंस की PDF भी ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, और एक साथ भी आप उनको लेकर आप उनका अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं इन प्रश्नों का बार बार पढ़कर। इन 4 वर्णों में से किसे यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था? क्षत्रिय और वैश्य को। इन 4 वर्णों में से किसी यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था? भाई ब्राह्मणों को तो था ही था, इनको भी था। किस वर्ण को किसी भी अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी? जो शूद्र नहीं है, ये शूद्र है ना? जो शूद्र है ना, अंतिम वर्ण चौथा, वो है, उनको यज्ञ अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को किसके समान समझा जाता था? शूद्र के समान। ये शुद्ध नहीं है भाई, शूद्र है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये सब ये भी गलत है, ये भी गलत है, शूद्र है ये। उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण किस आधार पर होता था? जन्म के आधार पर। किसके आधार पर? उत्तर वैदिक काल में। ध्यान रखना, वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक की बात करें तो किसके आधार पर होगा? जन्म के आधार पर। ये क्वेश्चन आपका वैदिक काल वाला पूछा हुआ है। वैदिक काल में जो निर्धारण किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? कर्म के आधार पर, जबकि उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर। शिकारी, शिल्पकार, भजन संग्रह आदि को क्या माना गया? अछूत। जन या जनपद, महाजनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जनों के बसने की जगह, अर्थात जहाँ पर लोग रहते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? जनपद कहा जाता है। देखिए भाई, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी, आप सभी को पता है। जैन धर्म की स्थापना कब की गई थी? 2500 वर्ष पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ? बज्जी संघ के लक्ष्मी क्षत्रिय कुल में हुआ। महावीर स्वामी घर छोड़कर कब चले गए? 30 वर्ष की आयु में चले गए। महावीर स्वामी को कितने वर्ष तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 वर्ष बाद। ये भी ध्यान रखना है, 30 वर्ष की आयु में वो घर छोड़कर चले गए और 12 वर्ष तपस्या की तो उन्हें क्या मिला? जो ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी की शिक्षा क्या थी? सरल रूप में जीवन जीना, गृह त्याग, अहिंसा के नियम पालन करना, जीवों का संरक्षण करना, भिक्षा मांग का सादा जीवन बिताना, ये उनकी जो शिक्षा है वो मानी गई है। महावीर स्वामी की शिक्षा किस भाषा में है? ये भी ध्यान रखना है आपको। कौन सी भाषा में? भाई प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी की शिक्षा। जैन धर्म की वर्तमान शिक्षाएं कहाँ लिखी गई हैं? गुजरात के वल्लभी और 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई है। कहाँ पर? गुजरात के वल्लभी में। कब लिखी गई है? 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई है। जैन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जन शब्द से। किससे? जन शब्द से, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात विजेता भी किसका? इंद्रियों का विजेता। किसका विजेता मित्रों? इंद्रियों का विजेता ही क्या कहलाता है? जन कहलाता है। संघ क्या है? एक संगठन जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। विनय पिटक क्या है? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को एक नियम, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नियम जिसके अंतर्गत होते थे वो क्या कहलाते थे? विनय पिटक कहलाते थे। संघ में किन किन का प्रवेश था? स्त्री और पुरुष दोनों का प्रवेश था भाई संघ में। संघ में शामिल होने का क्या नियम था? संघ में शामिल होने के लिए बच्चों को तो किससे? माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, कर्जदार को देनदारियों से, स्त्रियों को अपने पति से, राजकर्मियों को जो अपने उनके जो साथी थे उनको, अभी इसको अगली स्लाइड में देख लेंगे अपन, तो उनको साथ में अगर उनकी इजाज़त होगी, जैसे बच्चों को माता पिता से परमिशन लेनी होती थी, जो दास है उनको किससे? स्वामी से, कर्जदारों को देनदारियों से और स्त्रियों को अपने पति से। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन पर स्वामित्व होता है उनसे उनको परमिशन, अर्थात उनको
अनुमति लेनी होती थी, तब जाकर किस में प्रवेश दिया जाता था, संघ में प्रवेश दिया जाता था। तो मित्रों ये हमारी क्लास थी आज की, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात हमने की है। कुछ और प्रश्न हमारे पास हैं, अभी इसमें एक बार देख लेते हैं इनको भी। मृतकों को किन किन वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था? काले लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार हथियार, घोड़े के कंकाल सामान, पत्थर सोने के गहनों के साथ दफनाया जाता था। ब्रह्मगिरी में कब्र से क्या मिला है? 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। किससे? ब्रह्मगिरी से। इनाम गांव जो कि भीमा की सहायक नदी घाटी किनारे स्थित है, जहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाई गई कब्र के अवशेष मिले हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा का चुनाव कैसे होता था? किसके द्वारा होता था? वही जन के द्वारा होता था। 3000 साल पहले जो परिवर्तन हुआ उसके तहत राजा का चुनाव किस विधि के तहत होता था? अश्वमेध यज्ञ और अन्य यज्ञ द्वारा किसका चुनाव होता था? राजा का चुनाव होता था। देखिए मित्रों ये हमारी क्लास, और आप इस क्लास से संबंधित जो पीडीएफ है आप लेना चाहते हैं, 360 पेज की पीडीएफ है मात्र। आप 7014065252 पर कॉन्टेक्ट करके इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। अन्य निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है पीके एडवांस साइको। आप टेलीग्राम में सर्च करें तो आपको निश्चित रूप से चैनल मिलेगा। आप सभी ने मित्रों क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।